friend, how are you? Hope you all are good, well, happy and healthy. बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि के दो भाग आप लोग पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। तो बच्चों, सबसे पहले आइए हम देखते हैं व्यंजन संधि के बारे में। ये व्यंजन संधि होती क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि तो बच्चों, जब किसी चीज का यदि स्वर से व्यंजन का मिलन हो तब भी व्यंजन संधि बनती है। यदि व्यंजन का जो योग हो वह किसके साथ हो रहा हो? स्वर के साथ। तब भी व्यंजन संधि। और तीसरा है व्यंजन का व्यंजन के साथ। व्यंजन संधि में हम तीन चीजें देखते हैं। पहला, यदि स्वर का किसी व्यंजन के साथ यदि संधि हो रही है स्वर की, तो उसमें भी व्यंजन संधि होगी। यदि व्यंजन का और स्वर के साथ संधि हो रही है तो तब भी व्यंजन संधि, और यदि व्यंजन का ही व्यंजन के साथ संधि हो रही है वहां पर भी व्यंजन संधि आएगी। अब देखते हैं बच्चों इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा वही होगी जो मैंने अभी आपको बताया। यदि व्यंजन का स्वर और व्यंजन के साथ यदि संधि होती है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। वह आपकी किताब में जो लिखा है हम उसको लिखते हैं। देखिए क्या लिखा है। व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसको लिखते हैं। व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से अथवा व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। बच्चों, उदाहरण। वाक, धन, ईस बराबर वागीस। अब यह वाक, धन, ईस, वागीस कैसे हो गया? अब हम इस संधि में समझेंगे व्यंजन संधि में कि कैसे कैसे यह इसके नियम हैं। और बच्चों, यह नियम गणित के जैसे नियम हैं। आपको यह याद करने ही पड़ेंगे, इनमें आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला नियम क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तो बच्चों, व्यंजन संधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है व्यंजन समझना बहुत जरूरी है। व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? 33 व्यंजन हैं जिनमें जो है क्या होती है? संधि होती है, क से लेकर के ह तक। तो सबसे पहले समझते हैं
हम वर्ग के हिसाब से, क्योंकि जब तक हम वर्ग को नहीं समझेंगे तब तक हम व्यंजन में संधि को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा क वर्ग में क, ख, ग, घ और ड़। फिर उसके बाद आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। उसके बाद आता है हमारा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़। फिर उसके बाद आता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। उसके बाद आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं? 4। म तक हो गया, ये हो गया टोटल 25, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, प फ ब भ म। फिर आता है हमारा य, र, ल, व। इनको कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और उसके बाद आते हैं व। फिर आता है हमारा श, 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 ह। बच्चों यहां तक जो है इतने जो व्यंजन होते हैं ये टोटल होते हैं 33 व्यंजन। और इन्हीं व्यंजनों में जब हम संधि करते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं, और जब हम संधि को समझेंगे तो हमें वर्ण में समझेंगे। देखिए क वर्ग का पहला शब्द है क, ठीक है। जैसे जो ये वर्ग है इनको जो है पहला शब्द बोलते हैं, ये दूसरा शब्द है, ये तीसरे ये ग, ज, ड, द, ब, ल, ठीक है। सॉरी, ल नहीं, ये जो है आपके, ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन और ये है हमारे ऊष्म व्यंजन। कौन से है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है बच्चों। सबसे पहले ये हमको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए सबसे पहला नियम क्या है हमारा, वह नियम क्या कहता है, और फिर हम देखते हैं उसमें। आइए पहला नियम हम देखते हैं। पहला नियम है क, च, ट, त, प, यानी कि प्रथम जो वर्ण है, कौन से? क, च, ट, त, प, ठीक है। के पश्चात यदि वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण ये है और चतुर्थ वर्ण ये है, ठीक है। तृतीय या चतुर्थ वर्ण ग, घ, ज, झ, ड, द, ध, ब, भ एवं य, र, ल, व या कोई स्वर आए, यानी कि इन वर्णों के बाद, ये जो प्रथम वर्ण है इनके बाद ये चतुर्थ और ये जो तीसरा है, तीसरा और चौथा आए, या फिर य, र, ल, व ये जो अंतस्थ व्यंजन ये आए, या फिर स्वर आए। स्वर कौन से? 11 में से कोई भी आए तो वह अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। यानी कि यदि वह क है तो ग हो जाएगा, च है तो ज हो जाएगा, ट है तो ड हो जाएगा। देखिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वह तृतीय वर्ण हो जाता है, अर्थात क का ग, च, ज, ड, ढ ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए हम पहला नियम क्या कहता है हमारा, क, च, त, प, ठीक है। यानी कि क, च, फिर कौन सा है? त, क, च, ट, त, प के बाद यदि किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण
यदि किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण एवं य र ल व एवं य र ल व को हम अंतस्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एवं अंतस्थ व्यंजन और कोई स्वर आए तो वह अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। वह अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। अब हम इसमें समझते हैं बच्चों। ये तो थी पहला नियम। नियम में हमने क्या देखा, यदि क च ट त प के बाद यानी कि जो ये वर्ग है, वर्ग के पहले अक्षर के बाद यदि तीसरा या चौथा अक्षर आता है या फिर यह अंतस्थ व्यंजन आते हैं या फिर कोई स्वर आता है तो वह क्या बन जाता है, वह उस वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। उदाहरण के तौर पर अब हम देखते हैं बच्चों, देखिए उदाहरण देखिए, यहाँ पर वाक धन ईस लिखा है। देखिए वाक कम हलंत है यानी कि धन वाक योग ईश। देखिए हमारा वो क्या था, उसमें क्या लिखा था, यदि क च ट त प के बाद यानी कि यहाँ पर क्या है, क है, यहाँ पर जब हम हलंत लगाते हैं तो वो आधा क होता है यानी कि उसमें स्वर नहीं होता है। तो क के बाद यदि या तो ये तीसरा चौथा आए या फिर स्वर आए या अंतस्थ व्यंजन आए, इनमें से कोई भी आता है तो वह जो है उस वर्ग का तीसरा बन जाता है। तो अब देखिए इसमें जो है क के बाद कोई स्वर आया है, ठीक है, स्वर में यह है ईस, तो यह जो है अपने वर्ण का तीसरा अक्षर बन जाता है यानी कि क जो यहाँ पर है वह क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। तो फिर यह क्या बन जाएगा, वागीश। ठीक है बच्चों, पहला नियम ये कहता है। पहला उदाहरण हमने ये देखा और दूसरा हम देखते हैं सतवाणी। सत धन वाणी। अब देखिए इसमें भी यहाँ पर क्या है, ये तो है, तो कौन सा है, प्रथम वर्ण है। तो प्रथम के बाद क्या आ रहा है, अब वो आ रहा है, वो क्या है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ क्या हो जाएगा, ये सत का तो का तीसरा अक्षर कौन सा है, तो यह तो थ द बन जाएगा, यहां बन जाएगा ये सदवाणी। तो बच्चों ये हो गया हमारा पहला नियम। देखो बच्चों, नियम आपको याद करने पड़ेंगे और जो उदाहरण है वो आपको लिखने पड़ेंगे आपसे। अब हम देखते हैं दूसरा नियम क्या है। बच्चों दूसरा नियम है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प के बाद म या न हो तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का पंचम वर्ण हलंत सहित हो जाता है। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण, यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण, यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण
यानी कि प्रथम वर्ण कौन सा? क, च, ट, त, प। कौन कौन से हैं? क, च, ट, त, प। ठीक है। इनके बाद क्या होता है? म या न, आधा म या न हो तो पहले वर्ण के स्थान पर हो तो पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है? पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का पंचम वर्ण, यानी कि उसी वर्ण का, उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। बच्चों, इसमें कहने का मतलब है कि यदि प्रथम वर्ण, ये वर्ण के बाद यदि म या न हो, म या न हो, क्योंकि देखिए ये जो तीन वर्ण है इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ठीक है। जब शब्द की शुरुआत होती है तो इन्हीं से होती है। यदि यह म और न हो, यदि ये म और न हो तो क्या हो जाता है? तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का पंचम वर्ण हलंत सहित हो जाता है, यानी कि आधा हो जाता है पहले वर्ण के स्थान पर। यानी जैसे ये त है, ट है, यह है, इसी वर्ण का क्या हो जाता है? वह जो है, जो इस वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो बन जाता है। यदि क है तो यह जहाँ पर ड हो जाएगा, च है तो यूं हो जाएगा, और ट है तो ड़ हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण देखते हैं हम इसमें। उदाहरण क्या है इसमें? देखिए वाक्मय, इसमें लिखा है वाक्मय, वाक धन मय। बच्चों इसमें क्या क्या था? इसी वर्ण का पंचम वर्ण बन जाता है यदि यह यहाँ दूसरा जो प्रथम वर्ण कौन सा हो, म या न में से कोई सा भी हो। ठीक है। क्योंकि अन्य ये इससे और इससे इन तीनों वर्णों से यहाँ वाले वर्ण की शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि इससे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती, म और न से होती है। यदि ये दो वर्ण हो तो किसी भी इस प्रथम क वर्ग के जो ये वर्ग के प्रथम अक्षर हैं इनसे यदि हो तो वह जो है पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर है वाक्मय, तो वाक्मय का क्या बन गया है बेटा? ये वा क का क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण क्या है? ड है, तो ये हो जाएगा वर्णमय, वर्णमय। यानी कि यह जो है हलंत, यह आधा हलंत सहित, यानी कि वह आधा हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही देखिए जगत धन नाथ, देखिए जगत धन नाथ क्या हो जाएगा? ये जगत, तो में हलंत है, तो कौन सा वर्ण है? ये है तो वर्ण है। तो वर्ण का पंचम कौन सा है? नौ। यहाँ कौन सा बन जाएगा? आधा नौ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आधा नौ। जैसे यहाँ पर आधा ड बना है तो ये क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। ठीक है। तो बच्चों ये हो गया दूसरा। अब देखते हैं तीसरे में क्या कह रहा है। ये जो उदाहरण है ये महत्वपूर्ण है बेटे। अब है हमारा तीसरा। तीसरे में क्या है? छ से पहले यदि कोई स्वर हो तो छ से पहले चौवर्ण जुड़ जाता है। छ के पहले यदि कोई स्वर हो तो छ से पहले चौवर्ण जुड़ जाता है। तीसरा नियम है हमारा, छ से पहले यदि कोई स्वर हो तो
छ से पहले क्या जुड़ जाता है? चौ वर्ण जुड़ जाता है। चौ यानी कि आधा चौ, ठीक है, आधा चौ वर्ण जुड़ जाता है, जुड़ जाता। तो बच्चों यह इसके अनुसार क्या कहना चाहता है, देखिए यदि ये कह रहा है ये जो छ है, छ से पहले यानी कि यहाँ पर यदि छ है और यहाँ पर कोई स्वर है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी स्वर अ आ से लेकर के औ तक का कोई भी यदि स्वर है छ से पहले, तो यहाँ पर जब वो नया शब्द बनेगा तो उसमें आधा चौ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग उदाहरण क्या होता है इसका। उदाहरण देखें, विधन छेद, परिधन छेद, ठीक है, ओके। सबसे पहले देखते हैं विधन छेद। हमने क्या पढ़ा था नियम में, यदि छ से पहले कोई स्वर हो। अब देखिए वी में क्या है, जो प्रथम पद का जो अंतिम जो वर्ण है वो क्या है, ई है। ई क्या होता है, स्वर होता है, यानी कि, और यहाँ पर क्या है, छ है, तो यहाँ पर जो है क्या लगता है, उससे पहले जो है आधा चौ लग जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, वी आधा चौ छे दो। ये हो गया हमारा विच्छेद, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं, परिधन छेद। इसमें भी सेम वैसा ही है, परिधन छेद। देखिए इसमें भी छोटी ई है और यहाँ पर छ है, तो ये हो जाएगा परिच्छेद, परिच्छेद। ऐसे ही और देख लेते हैं, अनुधन छेद। यहाँ देखिए अनुधन छेद। अब बेटा यहाँ पर क्या लगा, ऊ लग गया है। यहाँ पर वो बोला था कोई सा भी यदि स्वर लगे छ से पहले, यहाँ पर ऊ स्वर लगा है, तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद, अनुच्छेद। ये हो गया हमारा तीसरा। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे यहीं तक। अगले भाग में हम पढ़ेंगे आगे के बचे हुए नियम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।